हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू सीपी इंग्लिश क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है वर्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो सबसे पहले जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ was born on 7th April 1770 and died on 23rd April 1850. Was an English romantic poet who, with Samuel Taylor Coleridge, helped to launch the Romantic Age as English literature with their joint publication Lyrical Ballad, which was published in 1798. So, विलियम शेक्सपियर एक रोमांटिक एज के पोएट थे जिन्होंने टेलर कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसको एस.टी. कॉलरिज भी हम लोग कह सकते हैं या कॉलरिज भी कहते हैं, उनके साथ रोमांटिक एज को लॉन्च किया था, जो एक दोनों की जॉइंट पब्लिकेशन थी। वो कौन थे, क्या थी? लिरिकल बैलेड, जो 1798 में पब्लिश हुई। तो अगर हम बात करें कि रोमांटिक पोएट्री क्या होती है, रोमांटिक पोएट्री मींस अगर इन्होंने रोमांटिक पोएट्री को लॉन्च किया तो अब हमारे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में जनरेट होता है, वो क्या है कि व्हाट इज रोमांटिक पोएट्री। तो रोमांटिक पोएट्री इज इंग्लिश लिटरेचर बिगिन एज अ मूवमेंट अगेंस्ट द नियो क्लासिकल एज पोएट्री। मींस नियो क्लासिकल एज, इससे पहले नियो क्लासिकल एज पोएट्री थी, तो उसके अगेंस्ट में ये पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री स्टार्ट की गई थी। सच एज विलियम वर्ड्सवर्थ, पोएट्स सच एज विलियम वर्ड्सवर्थ, P.B. Shelley, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, Lord Byron, and some other introduced poetry that was different in style, subject, and sensibilities from that of John Dryden and Alexander Pope. The period of romantic poetry is also addressed as a return to nature that lasted around 1800 to 1850. Means एक ऐसी पोएम, इन सारे ही पोएट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेली, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, इन सब ने ही मिल करके एक ऐसी पोएट्री को जनरेट किया, एक ऐसी पोएट्री को इंट्रोड्यूस किया जो जिसका सब्जेक्ट, स्टाइल, सब कुछ डिफरेंट था। किससे डिफरेंट था? जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप की पोएट्री से डिफरेंट था। वैसी पोएट्री को इंट्रोड्यूस किया एंड दोज पोएट्री आर नोन एज रोमांटिक पोएट्री। रोमांटिक पोएट्री एक कह सकते हैं ऐसी पोएट्री जो बातें करती है नेचर के लिए, कि हम नेचर से प्रभावित हों, नेचर की तरफ अट्रैक्ट हों, वापस जाएं, प्रकृति के बारे में जानें, समझें और उसको प्रेज करें। रोमांटिक पोएट्स स्ट्रेस्ड ऑन इमेजिनेशन, पैशन, इमोशन, नेचर्स एंड लाइव्स ऑफ कॉमन मैन which become the features of romantic poetry. And what is the features of romantic poetry? Features यही थे कि imagination के बारे में बात करते थे, passion की, emotion की, nature की और common man की life की, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते थे। कौन? romantic poets इन सब चीज़ों की बात करते थे। तो मेन अगर हम कोई पूछे कि what was the themes of the poem of romantic poetry, तो हम कह सकते हैं imagination, return to nature, common man के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते थे। तो अब बात करते हैं द वर्ड इज टू मच विद अस के बारे में। तो द वर्ड इज टू मच विद अस इज अ सोनेट बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। इन इट वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज्ड द वर्ड of the first industrial revolution for being absorbed in materialism and distancing itself from nature. मीन्स ऐसे राइटर हैं जिन्होंने ये वर्ड इज टू मच विद अस लिखी, जिसका मेन क्या था, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे किसको? लोगों को। वो दुनिया जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो लोग मटेरियलिज्म में बिजी हो गए थे, लग्जरी लाइफ जीने में बिजी हो गए थे, पैसों में बिजी हो गए थे, नेचर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया और अपने आप को लोग डिस्टेंस बना रहे थे नेचर से, नेचर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, उसको बताया कि कितना ज़रूरी है नेचर की तरफ अट्रैक्ट होना। तो ये जो पोएम है ये इटालियन सोनेट है, इसकी 14 लाइन्स और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। तो चलिए अब बात करते हैं पोएम के बारे में। ये रही हमारी पोएम। द वर्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून। देखिए यहाँ वर्ड इज टू मच विद अस के हम दो मीनिंग कह सकते हैं। द वर्ड इज टू मच विद अस मीन्स ये जो दुनिया है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। मीन्स दिस नेचर इज़ टू मच विद अस, यानी दिस नेचर इज़ टू मच फॉर अस। बहुत कुछ है इस दुनिया में हमारे लिए। एंड द वर्ड इज़ टू मच विद अस, या दुनिया हमसे थक चुकी है, ये नेचर हमारे चीज़ों से, और हम जो चीज़ें गंदगी और ये पोल्यूशन, इन सब चीज़ों से हमारी दुनिया ये थक चुकी है। लेट एंड सून, पहले भी थी और आज भी है। ठीक, मीन्स इन फ्यूचर और इन पास्ट ऑल्सो। लेट मीन्स पास्ट और सून मीन्स इन फ्यूचर, पहले भी थी और आगे चल के भी होगी। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पास, और हम अपनी पास किस में वेस्ट कर रहे हैं? गेटिंग एंड स्पेंडिंग, सिर्फ पैसे कमाने और खर्च करने में। वी आर वेस्टिंग आवर पास इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर
वो थोड़ी सी भी चीज़ जो कुछ हम नेचर में देखते हैं वो हमारी है, हमारे लिए है. We have given our beauty away, a sordid boom. The sea that bears her bosom to the moon, the wind that will howling at all hours, and are gathered now like sleeping flowers. क्या है? हम लोगों ने अपने हार्ट से एक दिल से अपने हमारे लिए जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है उसको हमने क्या कर दिया है? बेकार समझ लिया है. हमने उसको एक सॉर्डेड बून यानी एक बेकार का आशीर्वाद समझ लिया. नेचर हमारे लिए आशीर्वाद ही तो है और हम लोगों ने उस आशीर्वाद को बेकार का आशीर्वाद समझ लिया है. ये जो अब इन्होंने नेक्स्ट लाइन्स में इन्होंने ब्यूटी बताना शुरू किया है कि जो सी है, जिन्होंने अपनी छाती इस मून मतलब मून की इमेज सी पे पड़ रही है और क्योंकि जो सी है वो बहुत चौड़ी है तो वो उसको छाती से कंपेयर किया है और कहा है कि जो मून की शेडो छाती पे यानी सी में पड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है. ये जो हवाएं जो हमेशा चलती रहती हैं और ये जब फूल, ठीक है, और सब मिल करके एक कैसे लग रहे हैं ये जो स्लीपिंग फ्लावर्स और ये स्लीपिंग मतलब ये सब कुछ नेचर में जो सब कुछ है, फ्लावर्स हैं, सीज हैं, हवाएं हैं, ये सब कुछ क्या है? बहुत खूबसूरत हैं. एंड फॉर दिस और इन सब चीज़ों के लिए, फॉर एवरीथिंग, इन सारी ही चीज़ों के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून. हम इनके समझ के ही बाहर हैं. हम इन लोगों को समझना ही नहीं चाहते. ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं कि इनको समझें, इनको देखें, इनकी प्रशंसा करें. It move us not, great God, I'd rather be a pagan, stuck in a creed outworn, so might I standing on a pleasantly, having glimpse that would make me less forlorn, have sight of protest rising from the sea, or hear old Triton blow his withered horn. तो कहते हैं हे भगवान, इससे तो अच्छा था कि मैं पैगन बन जाता. पैगन कौन होता है? जो नेचर की पूजा करता है, उनको पैगन कहते हैं. तो पैगन बन जाता और पैगन बनने के बाद ये एक प्लीजेंटली यानी एक मैदान में, एक सुनहरे मैदान में खड़े होते और देखते नज़ारे. ग्लिम्स का मतलब नज़ारे देखते. किसके? प्रोटस के, यानी सी का जो देवता है वो बाहर निकलता. एक ट्राइटन अपने हॉर्न बजाता, उनका बेटा वो हॉर्न बजाते हुए निकलता और बस उन सब चीज़ों को मैं देखता. मतलब समुद्र के देवता और इन सब चीज़ों के मैं पूरा का पूरा आनंद लेता. किसका? नेचर का. तो यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है. होप आपको समझ में आई होगी. और अगर हम बात करें इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो BA फर्स्ट ईयर में पूछे जा सकते हैं तो वो पूछ सकते हैं इसकी थीम. और विद विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट थे तो ये हो सकता है आपसे पूछ सकते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं रोमांटिक एज पोएट्री के और ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको इस पोएट्री को रोमांटिक एज की पोएट्री बनाती है. तो इसका आंसर आप दे सकते हैं हमने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में तो बता ही दिया है, फीचर्स बता दिए हैं क्या होते हैं. तो आप ये लिख सकते हैं कि हाँ ये फीचर्स, पर्टिकुलर फीचर लिखिएगा कि नेचर लिखा आपने, सपोज़ कि पोएम नेचर से रिलेटेड होती थी तो आप ये बता सकते हैं ये पोएम भी नेचर से रिलेटेड थी. नॉर्मल कॉमन मैन की बात करते हैं तो इसमें भी नॉर्मल कॉमन मैन की बात की गई है. सो बाकी हम डिस्क्रिप्शन में थोड़े क्वेश्चंस डाल देंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं. और प्लीज़ अगर हमारी समरी या एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भेजिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.